नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संजीवनी, रामायण में आपने इस शब्द को सुना होगा। इसका अर्थ होता है वो विद्या, वो औषधि जिसके जरिए मृतक को जिंदा किया जा सके, यानी मुर्दे में जान फूंकी जा सके। लेकिन जिस संजीवनी का जिक्र हम कर रहे हैं उसने हजारों जिंदा लोगों को मुर्दा अवस्था में पहुंचा दिया है। उनका सब कुछ लूट लिया है, सपने लूट लिए हैं, भविष्य लूट लिया है, जिंदगी भर की कमाई लूट ली है और कंगाल कर दिया है। यह संजीवनी सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी, जिसको राजस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत 2008 में रजिस्टर्ड किया गया। 2010 में यह सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बदल गई, यानी राजस्थान से बाहर गुजरात में भी फैल गई। आरोप है कि सोसाइटी ने 900 करोड़ का घोटाला किया। मामला राजस्थान एसओजी तक पहुंचा तो अगस्त 2019 में एफआईआर दर्ज की गई। जांच टीम को फेक लोन से जुड़े अहम सुराग मिले। मामले में सोसाइटी के अधिकारियों की गिरफ्तारियां भी की गई। मुख्य आरोपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल यह होगा कि गजेंद्र शेखावत का नाम इसमें क्यों? दरअसल विक्रम सिंह ने जिस कंपनी के शेयर खरीदे उस कंपनी में गजेंद्र सिंह को भी शेयर होल्डर बताया गया। अब यह मामला कोर्ट में है और गजेंद्र शेखावत ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की, क्योंकि गुजरात प्रकरण की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। वहीं गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी अपील की गई, जिसको अस्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि इस मामले से जुड़े किसी भी एफआईआर में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यहीं से मुख्यमंत्री ने हमला किया और कहा कि अगर गजेंद्र शेखावत का नाम इसमें नहीं है तो वो कोर्ट क्यों जा रहे हैं, गिरफ्तारी से रोक की अपील क्यों लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि संजीवनी जिन गरीबों को मिलनी चाहिए सभी मिलकर उनको संजीवनी देने की कोशिश क्यों नहीं करते, क्योंकि ये संजीवनी लोगों को सुख पहुंचाने के लिए, सियासी होने के लिए बिल्कुल नहीं। आज बात इसी मुद्दे। कल तो कह रहे थे मैं मुलजिम हुई नहीं, तो क्यों क्या जरूरत पड़ी वो हाईकोर्ट गए। आप तो मुलजिम हुई हो, आपके परिवार के अंदर सदस्य मुलजिम हैं, तो अपने बेच के उनको पैसा चुकवाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी। प्रदीप चतुर्वेदी जी, शुरुआत आपके साथ सर, जरा बताइए इसमें गजेंद्र शेखावत किस तरीके से शामिल और 19 से लेकर 23 तक क्या किया गया? विजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विजेंद्र सिंह जी, जैसे आपने अभी कहा और जहाँ से मुख्यमंत्री जी का संदेश आपने प्रसारित किया है, उसमें साफ साफ उनका आरोप है कि जिस कंपनी ये जो संजीव क्रेडिट सोसाइटी है, इसमें गजेंद्र सिंह जी और उनके परिवार के लोग शामिल हैं। और जो लोग अब तक इस अपराध में शामिल थे और जिनको गिरफ्तार किया गया, उनसे मिले बयानों और साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हो रहा है कि उनमें उनका भी हिस्सेदारी है और वो इसके भागीदार हैं जी। तो सवाल यह है कि अगर वो भागीदार नहीं है या उनका कोई नहीं है तो वो कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? दूसरी बात सुनिए। अरे सर सुनिए, आप ये मान रहे भागीदार हैं, मान रहे हैं ना? उन्होंने शेयर, मैं ये कह रहा हूं 4 साल में क्या किया है, वो उसकी भागीदार है, जिसमें उनके शेयर है वो भागीदार है। तो सवाल यह है कि उनका इन्वॉल्वमेंट तो है। और दूसरी बात यह है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी अपने को बचाने के लिए जेड सिक्योरिटी का सहारा ले रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। अपने को उनको लगता है कि वो कहीं उसमें गिरफ्तार न हो जाएं, इसलिए वो कोर्ट में खुद जा रहे हैं। और यही बात सवाल पूछ रहा हूं सर, राजस्थान की जनता नहीं है, राजस्थान की जनता इस सियासी संजीव को समझना चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई वो आरोपी है या नहीं है? आरोपी है नहीं, इस बात की जांच हो चुकी है और जो प्रमाण है या नहीं, आधार पर अपराधी जो गिरफ्तार किए गए वही का वही अपराध उन पर भी साबित हो रहा है। एसओजी की जांच में जिन आरोपी है ना, ये कह रहे हैं वो आरोपी है, अपराधी पे जो केस लगे और गिरफ्तार किए सीधा सा सवाल वही आरोप इनके पर भी साबित हुआ। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं वो आरोपी है, विजयन जी, उनके रिश्तेदार आरोपी हैं, आरोपी ये आरोप साबित हुआ जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, आप ये मान रहे हैं साबित हुए। हाँ तो आप ये मान रहे हैं ना? ठीक है, आप मान रहे हैं ना? अब मुझे बताइए कितनी बार गिरफ्तारी के लिए उनको पकड़ने गए? जब भी जाने की बात हुई है उन्होंने। अरे जाने की नहीं सर, कितनी बार का ये बताइए। देखिए, केंद्रीय मंत्री में प्रावधान है, केंद्र सरकार ने उनको जेड सिक्योरिटी दे रखी है, जेड सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल में आप किसी मंत्री को गिरफ्तार करने से पहले एक औपचारिकताएं होती हैं। औपचारिकता कितनी बार पूरी की गई बताइए।
पूर्व में ही जब उनको लगा कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं तो उन्होंने सारी पूरी बात करते हुए जेड सिक्योरिटी प्राप्त की और जेड सिक्योरिटी के सारे प्रदीप चतुर्वेदी जी, अरे सर राजस्थान की जनता को इतना बताइए बस, प्रदीप जी राजस्थान की जनता को सिर्फ इतना बताइए, उन्हीं को तो Z+ होगी ना सर, उनके रिश्तेदारों को तो नहीं होगी जिनको आप आरोपी मान रहे हैं। गिरफ्तार किया है ना, बाकी अपराधी जो इसमें शामिल लोग गिरफ्तार किया जा रहा है ना, जिनके साक्ष्य मिल रहे हैं उनको सरकार ने गिरफ्तार किया है और वही अपराध गजेंद्र सिंह पर भी साबित होता है। ये एसओजी की जांच में साबित हो चुका है। इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट में जाकर अग्रिम जमानत ली है और वही बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सर वो केंद्रीय मंत्री होने के नाते उन्होंने प्रयास नहीं किया कि वहां के लोगों को, जिन 1 लाख लोगों के 900 करोड़ रुपए जो इन्होंने इकट्ठे किए और जो ये अपराध किया है उसमें उन्होंने प्रयास कभी नहीं किया कि उनके पैसे दिलवाए जाएं। केंद्रीय कमाल कर रहे हैं प्रदीप जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि वो खा गए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो प्रयास नहीं कर रहे कि उनका पैसा वापस दिलाया जाए। सरकार ने तस्वीर तो साफ कीजिए ना सर, ये क्या बात हुई? केंद्रीय सरकार ने इसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो प्रॉपर्टी, अटैच प्रॉपर्टी को, संजीव जो प्रॉपर्टीज है उनको अटैच करे और उनको बेचकर उनका पैसा दिलाया जाए। पर सवाल ये है कि एसओजी को अधिकार नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सके, ये अधिकार ईडी को है। इसलिए राज्य सरकार ने 5 काम कीजिए, सीबीआई को दे दीजिए, गुजरात की भी जांच सीबीआई को जारी आप भी दीजिए, प्रॉपर्टी अटैच करने का काम किया जाए। लेकिन न तो उनकी बात हो रही है ना गजेंद्र सिंह जी इन लोगों को पैसा दिलवाने में इंटरेस्टेड हैं, वो अपने को बचाने की तरकीब में लगे हुए हैं और ये साबित होता है। दो धारी बात कर रहे हैं, पता है आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो आरोपी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई वो मंत्री है, पैसा दिलाए, कमाल कर रहे हैं सर। प्रशांत भंडारी जी, उन गरीब प्रकाश भंडारी जी, 1 लाख परिवार सर अब रुक जाइए, ठीक क्यों नहीं आ रहे? है, ठीक है। प्रकाश भंडारी जी, सर स्थिति को जरा स्पष्ट कीजिए क्योंकि पब्लिक बड़ी कंफ्यूज है इस मामले को लेकर। सब एक बात तो स्पष्ट है कि राज्य का मुख्यमंत्री बराबर आरोप लगा रहा है। गजेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री है, अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति पर जब आरोप लगाते हैं तो उसके बाद उनके पास पूरी पुख्ता सबूत होते हैं जी, और वो तो गृह मंत्री भी है। एसओजी की पूरी जानकारी, पूरी जो रिपोर्ट है उसमें जो पाया गया उसमें उनके हिसाब से दोषी मानते हैं अशोक गहलोत और ये मानते हैं कि ये गरीबों का जो पैसा है वो गजेंद्र सिंह जी की और उनके परिवार की लूटपाट का ही नतीजा है। अशोक गहलोत ने यहाँ तक कहा है, जिसकी जानकारी मुझे भी है, वो ये है कि गजेंद्र सिंह के परिवार की बहुत बड़ी सारी ज़मीन अफ्रीकी देश इथियोपिया में जहाँ दाल की पैदावार होती है जी, जट्रोफा की पैदावार होती है और गजेंद्र सिंह का पासपोर्ट देख लिए वो कम से कम 10 बार वहाँ गए होंगे जी। इथियोपिया गए थे, जब एमपी नहीं थे तब भी गए और एमपी हुए थे उसके बाद भी गए और जब मंत्री हुए शायद उसके बाद भी गए हों। तो उनकी इथियोपिया यात्रा किस बात के लिए होती है जी? एक तो ये बात है। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री इतने पुख्ता सबूत लेकर के जब इकट्ठे करके सारे सबूत इकट्ठे जो है सोजी करती है, उस पर जब उनके पास इतना सामान है तो आरोप लगाएं तो मुख्यमंत्री लगाए या कोई असाधारण लगाए, जो जिसके का पैसा डूबा वो भी आरोप लगा सकता है, अपना पैसा मांग सकता है। तो मेरे हिसाब से जो अशोक गहलोत का, अशोक गहलोत में मामला दर्ज हुआ सर, 19 में हुआ जी, इसमें डिबेट कर रहे हैं हम लोग। ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है जी, लेकिन अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो गजेंद्र सिंह जी को कोई बचा नहीं सकता, ये बता दूं जी। नहीं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? जिम्मेदारी क्या लेगी? राज्य सरकार का काम है जी, उनके खिलाफ रिपोर्ट है, रिपोर्ट का जो गरीबों का पैसा जमा हुआ तो पैसा कहाँ गया? तो जरा ये बताइए, आरोप इतने पुख्ता हैं तो फिर किसी भी गिरफ्तारी से रोक कैसे? देखिए, प्रक्रिया जो है, हमारी कानून प्रक्रिया जो है जितनी लचर है उसका ज्ञान आपको भी है, मुझे भी है जी। अच्छा, कानूनी प्रक्रिया के अंदर तो आप देखिए कि जब थोड़ी सी अगर चूक हो जाती है तो बम विस्फोट के जो आरोपी है वो बरी हो जाते हैं जी। ये इतना बड़ा जो बम विस्फोट के आरोपी जो है उसके जो सारी जो प्रक्रियाएं होती है, जो आपके इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, जांच का, अन्वेषण का, मनीष पारिक जी, अब जरा ये बताइए सर, 20 दिन पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि उनका FIR में नाम ही नहीं है, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, मुझे जमानत दे दीजिए। तो जमानत तो आप तभी मांग रहे होंगे ना जब किसी मामले के अंदर आपको आरोपी बनाया गया होगा और लग रहा होगा कि भाई गिरफ्तार किया जा सकता है। नहीं, जब रणबांकुरे कमर के नीचे वार करने को तत्पर हो जाएं तो कानून की बात तो करनी पड़ेगी। मैं आपको निवेदन करूं, प्रकाश भंडारी जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है, वो लगातार लगा रहा है, तो ये तो है ही। अब ऐसे में अगर ये बात विचार किया होगा,
मनीष पारिक जी, आप पूरी बात कीजिएगा, मुझे बताइए कितनी एफआईआर में गजेंद्र जी का नाम है? जी, मैंने आपको निवेदन किया इस बारे में विजेंद्र। बात यह है कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को एक कानूनी मान्यता है। अगर दो कंपनियों में कोई डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी का शेयर उसमें है तो उसका लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट है, उसके डायरेक्टर अलग हैं, उसकी दायित्व अलग है, लाइबिलिटीज एसेट अलग है। ऐसे ही इसमें है, उसका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल अलग है जी। तो ये तो होता ही है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं सर, कितनी एफआईआर में उनको आरोपी बनाया गया है? एक में भी नहीं है ना। मैं तो फिर गिरफ्तारी से रोक की याचिका क्यों? मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं टू प्रोटेक्ट दिस डिसऑनेस्टी। अरे सर, जब आरोपी नहीं है तो गिरफ्तार किसने करेंगे? मैं आपको निवेदन करूं कि जो पश्चातवर्ती अनुकरण है उसका लाभ लेने की बात होती है तब तो समझ में आएगा कि यू आर कल्प्रिट। लेकिन यहां पर तो पूर्वाग्रह से ग्रसित सरकार, पूर्वाग्रह से ग्रसित उनकी जांच, पूर्वाग्रह से ग्रसित गृह मंत्री मनीष पारिक जी, तो आप भी उससे वकील बचाव हैं। का रास्ता तो कानूनी सर, होना मैं ही कह रहा हूं, चाहिए। आप भी वकील है ना सर जी, मुझे सीधा बताइए, क्या किसी व्यक्ति का अगर एफआईआर में नाम नहीं है, अगर कोई आरोपी नहीं बनाया गया, क्या उसको गिरफ्तार किया जा सकता है? देयर मे बी सो मेनी एफआईआर इन अ डे सर। और एक मुख्यमंत्री, जैसा प्रकाश भंडारी जी ने कहा, एक मुख्यमंत्री पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि उसके पुत्र को इसी व्यक्ति ने चुनाव हरा दिया। अरे सर, और फिर कहां गए आप? जहां से भैया वकील है, मैं वकील के तौर पर आपसे सवाल कर रहा हूं। जी। मैं कह रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति का एफआईआर में नाम नहीं है, अगर कोई आरोपी नहीं है, तो क्या उसको गिरफ्तार किया जा सकता है? ये नहीं किया हाँ जा या सकता, ना? लेकिन एफआईआर नहीं तो किया कराई जा जा सकता। सकती है ना। आप नहीं किया कैसी जा बातें सकता। कर रहे हैं आप? सर, मैं ये कह रहा हूं, कोर्ट ने आज जो कहा होगा, भाई कोर्ट ने आज जो कहा होगा और जिस आधार पर उनको ये कहा गया कि इनको गिरफ्तार मत कीजिए, वो किस आधार पर कहा? ये तो कोर्ट से पूछो आप। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोर्ट ने मान लिया इस बात को, उस पर बहस करना बेमानी है। प्रकाश, और दूसरी बात ये है भंडारी जी, सर मुझे एक बात बताइए सर, इस हिसाब से क्या मैं भी चला जाऊं मैदान में कि भाई मुझे गिरफ्तारी का डर है, मुझे गिरफ्तारी ना हो, इसके लिए आप एक ऑर्डर दे दीजिए, क्या मुमकिन है? प्रकाश भंडारी जी, भाई जब किसी एफआईआर में मेरा नाम ही नहीं, आप कोर्ट का काम और अगर मैं कोर्ट जा सकता हूं कि भाई मुझे गिरफ्तारी का डर है, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप उस पर रोक लगाइए। देखिए, हर आदमी एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाता है। जो शक होता है कि मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जाएगा या कुछ किया जाएगा, तो ये तो सब उसके लीगल राइट्स हैं जी। अगर गजेंद्र सिंह जा रहे हैं हाई कोर्ट तो उसके अंदर लीगल राइट्स है कि सवाल, लेकिन लीगल राइट्स अलग है और आरोप जो चार्जशीट है वो क्या है, इस बात को देखना पड़ेगा कि चार्जशीट में आपको आरोपी बनाया गया है कि नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो आप बच सकते हैं, और आरोपी बनाया गया और बाद में भी बनाया जा सकता है जी। सवाल ये है कि जब एक बात है कि अब ये कह रहे हैं गजेंद्र जी को ये डर है कि भाई आगे कोई एफआईआर उनके अगेंस्ट ना हो जाए, किसी एफआईआर के अंदर उनके नाम को ऐड ना कर दिया जाए किसी के बयानों के आधार पर, और उस हिसाब से गिरफ्तारी ना हो जाए, उससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। पूनम चंद जी बताएंगे इस बारे में। पूनम चंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूनम चंद भंडारी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। पूनम चंद भंडारी जी बताइए, आज गिरफ्तारी पर रोक लगी है, मामला क्या है? देखिए, मामला तो पुराना है इनका जी। 800-900 करोड़ रुपए करीबन उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसमें लोगों ने लोन पैसे जमा कराया, इतना हुआ ये। और विक्रम सिंह ने उस पैसे का दुरुपयोग किया। फर्जी लोन करीबन 59,000 फर्जी लोन करीबन उसने जारी किए और उसके आधार प्रॉपर्टी खरीदी। और ऐसा जो फैक्ट्स जो मालूम पड़ रहे हैं उसके हिसाब से करीब 50 करोड़ रुपए के जो शेयर्स थे वो गजेंद्र सिंह कंपनी से उसने खरीद लिए 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जबकि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका शेयर 100 रुपये के हिसाब ज़्यादा नहीं बेचा जा सकता। इस प्रकार का ये मामला ये है। ठीक है। तो अब ये है कि विक्रम सिंह को अरेस्ट कर लिया। अब ये जो उसके अंदर अगर जो प्राइमा फेस लगता है, अगर मूल्य बनते हैं 467, 68, 420, इस ये अपराध इनका बन सकता है, मतलब प्राइमा फेसा ही। अच्छा, अभी तक किसी एफआईआर में वो आरोपी हैं? देखिए, अगर आरोपी ना हो तब भी अगर एविडेंस आती है, इवन चार्जशीट फाइल करने के बाद भी अगर कोर्ट को प्राइमा फेसा लगता है तो भी कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकता है। जी। उसके अलावा एक बात और भी है कानून के अंदर कि बयान चल रहे हैं, बयान चलने के बाद में भी अगर कोई ऐसा बयान आ जाता है या ऐसा कोई रिकॉर्ड आ जाता है तो कोर्ट उसके बाद में दोबारा 319 सीआरपीसी के तहत फिर भी कॉग्निजेंस ले सकता है। ये बात जी, ये लीगल पोजीशन होती है। तो गजेंद्र शेखावत ने आज गिरफ्तारी पर रोक की याचिका इसलिए लगाई कि उनको ऐसा लग रहा है कि आगे उनको इसमें आरोपी बनाया जा सकता है। नेचुरली जब यही बात है ना सर, जब आदमी जाता है प्री अरेस्ट, मैं बस पब्लिक, क्योंकि पब्लिक कंफ्यूज है सर, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं, अभी तक किसी एफआईआर में वो आरोपी नहीं है। देखिए, वो जो आप कह रहे हैं वो उनको सही है, वो उनका लीगल राइट्स है, उनका लीगल राइट है। नहीं, लेकिन पूनम चंद भंडारी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अभी तक जितनी भी संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी एफआईआर दर्ज हुई हैं, क्या उनमें वो आरोपी हैं या नहीं है? देखिए 120B के तहत
आरोपी बनता है, दो तरह से बनते हैं जी। 120 अभी तक है या नहीं सर? नहीं अभी तक नहीं, अभी वो गए इसलिए, वरना प्री अरेस्ट बेल मिलती नहीं सर है। FIR तो 2019 से है। हाँ, तो FIR तो और भी पुरानी होती है, क्योंकि ये इसमें कोई लिमिट, ऐसे जो अपराध होते हैं 467, 471, इनमें लिमिटेशन नहीं होती है। औरों में तो क्या लिमिटेशन होती है, अगर 2 साल से है तो 2 साल के अंदर कॉग्निशन ले सकता है, तो इसके अंदर कोई लिमिटेशन है नहीं। लेकिन जब वो गए हैं, इसका मतलब ये ही इज ऑल्सो सेटिस्फाइड कि प्राइम ऑफेंस उनके अगेंस्ट मामला बन रहा है, वरना तो कोर्ट उनको देता ही नहीं है जी। पर लग रहा है कि प्राइम ऑफेंस बनता है, इसीलिए वो जाएं कि अरेस्ट ना कर लें, क्योंकि आजकल जो मामले कुछ अलग चल रहे हैं। और मैं तो कहूँ जो ईडी का मामला और बनता ही है, पता नहीं FIR ईडी में क्यों दर्ज हुई इसके अंदर। जी ठीक है, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गए हैं। अदिति, संजीवनी वैसे तो जीवन रक्षक होती है, लेकिन यहाँ लग रहा है गले की फांस बन रही है, और इसलिए हम इसको सियासी संजीवनी कह रहे हैं। आपको लग रहा है 2023 तक बस ये संजीवनी ऐसे ही मुद्दों को जिंदा करने की कोशिश करेगी, जिंदा रखेगी? बिल्कुल, ये जो आपने नाम दिया है सियासी संजीवनी, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें संजीवनी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। एक तो केंद्र के मंत्री हैं, जोधपुर से भी आते हैं, और करप्शन का मुद्दा देखिए, एक तरफ क्या हो रहा है कि ED IT तमाम छापे पड़ रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर जगह हो, तो ठीक उसी पैटर्न पे और जब ED IT के छापे पड़ते हैं आम आदमी पार्टी पे, तो चार्जशीट में तमाम चीजें भी निकल कर आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज गलत तरीके से हो रही है, चार्जशीट में निकल कर आती है, तमाम बातें हैं। ठीक उसी तरह राजस्थान सरकार का ये मानना है कि संजीवनी वाले मसले में अशोक गहलोत ने आज भी जब बयान दिया तो उनके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो लोग जिनका पैसा उसमें चला गया है, तमाम चीजें हैं, तो उसमें ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वो कई बार कह चुके हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत ये मानते हैं कि मुझे जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, और उसकी वजह वो अलग बताते हैं। कई बार बताते हैं कि वैभव गहलोत की वजह से, क्योंकि मैंने उसको हराया, कई बार कुछ और होता है, कई बार ये माना जा रहा है कि मैं एकदम CM कैंडिडेट प्रत्याशी हूं, उनके आसपास के लोग ये कहते हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा होगा, ना सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के सामने, यहाँ तक ये पॉलिटिकल मुद्दा कांग्रेस के अंदरूनी उसमें भी है। सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे पे नहीं हो रही है, उनका कहने का यही मतलब था कि जब गजेंद्र सिंह अगर करप्ट हैं तो वसुंधरा राजे भी हैं, तो वसुंधरा राजे पे क्यों नहीं हो रही। तो ये मसला बहुत ज्यादा गर्मा गया है। तो चाहे ERCP का मुद्दा हो, और वो भी गजेंद्र सिंह से जुड़ा है, क्योंकि ERCP के केंद्र में मंत्री हैं पानी के, और दूसरा ये मुद्दा है। अब ऐसे में जो अशोक गहलोत और उनसे संबंधित लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप नहीं है उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि कोर्ट के अंदर एक बहस में ये कहा गया कि अभी तक गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम नहीं है, उसके बाद भी उनको जो गिरफ्तारी ना हो उसको लेकर उन्होंने पहले से ही प्रावधान और तमाम चीजें हुई, जिसमें आज उनको राहत मिली। तो अभी तक गजेंद्र सिंह का नाम नहीं है, फिर भी इसके इतर बीजेपी गजेंद्र सिंह शेखावत के संबंधित लोग ये कह रहे हैं कि 130 FIR कैसे हुई। अब FIR की बात तो विजेंद्र ऐसे है कि भाई FIR तो हजारों भी हो सकती है, जिनका पैसा लूट गया है, जिनका पैसा डूब गया है, वो सब FIR करने के अधिकार हैं, देश भर में सबके पास अधिकार है उनका, और सिर्फ राजस्थान क्या, गुजरात में भी अधिकार है। ये संख्या तो हजारों में भी हो सकती है। जी बिल्कुल, 100 बातों की एक बात। इसीलिए असम की पुलिस आई थी पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से, फ्लाइट से उतार के पकड़ने के लिए, क्योंकि असम में FIR हो गई थी, और पुलिस एयरपोर्ट आकर फ्लाइट उड़ने से पहले उतार के ले गई थी। तो FIR का मसला अलग है, लेकिन ये सियासी लड़ाई है, लेकिन कानूनी दांवपेच वाली लड़ाई है, कोर्ट लेकिन कचहरी वाली अदिति, समस्या है कि जब इस तरीके की सियासी लड़ाइयां लड़ती है ना, तो उसमें जनता के हाथ में कुछ आता नहीं है। वो चुनाव खत्म होते हैं, मुद्दा खत्म हो जाता है, और अगले चुनाव में फिर याद दिलाया जाता है। समस्या तो ये है कि जिनका 900 करोड़ लुट गया, क्या वाकई में उनको वापस मिलेगा? प्रदीप चतुर्वेदी जी सर, कुर्की कीजिए ना एक एक करके सबकी। देखिए, हमने आपसे फिर कहा कि ये SOG का प्रावधान नहीं है, ये कुर्की का प्रावधान ED के पास है, और इसीलिए राज्य सरकार ने 5 बार केंद्र को लिखा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी चाहें तो इस काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सेंट्रल रजिस्ट्रार इस पर लिक्विडेटर नियुक्त किया है, जो प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने के लिए क्या है, ताकि उसके एसेट्स को बेच करके लोगों जो जिनका पैसा लिया गया उनको वापस दिलाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि जब ED के माध्यम से वो कुर्की नहीं हो रही है, तो फिर ये पैसा कहां से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो सेंट्रल लिक्विडेटर जो नियुक्त किया है सरकार ने, वो क्या करेगा? तो सारी गतिविधियों को रोका हुआ है। और दूसरी बात, अभी प्रकाश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही
कि जितना पैसा ये लिया गया उस पैसे के तुरंत बाद उनके इथियोपिया में जमीन खरीदने के, वहां बिजनेस करने का जो इन्वेस्टमेंट है वो मैच कर रहा है। और वो बेसिक आधार वही है कि जो पैसा यहां से इकट्ठा किया गया उसी दौरान उसके तुरंत बाद ही वो साउथ अफ्रीका में, इथियोपिया में वो इन्वेस्टमेंट हुआ है और ये कोरिलेट हो रहा है। इससे अच्छा, तो सबूत फिर मिल रहे बताइए ना हैं। सर, मैंने तो पहला सवाल भी आपसे यही किया था, अंतिम सवाल भी यही कर लेता हूं। तो प्रदीप जी मुझे ये बताइए ना भाई, मैं कह रहा हूं इतने आरोप लगाए जा रहे हैं तो मुझे 4-5 FIR तो दीजिए जिनमें उनके नाम है, 130 जिनमें FIR आरोप हुई है। है। आपके प्रोग्राम में कहा जा रहा है 130 FIR हुई हैं और गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। गजेंद्र शेखावत का नाम कितने में है? विजय जी, ये सवाल बताइए इस सर। बात का नहीं है कि वो अरे यही सवाल है सर, अपने आप को बचाने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? वो राजस्थान के लोगों ने पैसा लगा है उसको दिलवारी प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं हो रहे? पूनमचंद भंडारी जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा सर, आगे क्यों नहीं आ रहे? अगर वाकई में वो इसमें शामिल है तो किसी FIR में तो नाम होगा उनका सर। पैसे दिलवाने में आगे आकर में नाम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि फर्जी लोन उसने लेकर के और फिर उनकी कंपनी वगैरह में जो इन्वेस्ट किया है तो डायरेक्टली इज नॉट इन्वॉल्व, इसलिए FIR में नाम नहीं हो सकता। जैसे आज अगर मेरा पैसा कहीं डूब गया, अगर मैं FIR दर्ज कराता हूं तो मैं जिस कंपनी को, जिस क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं उसके खिलाफ दर्ज कराऊंगा। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ेगा ये रुपया गया कहाँ पर है, तब वो जहां गया हुआ है उससे जांच होगी और फिर मालूम पड़ेगा ये आदमी इन्वॉल्व है। तो ये एक्चुअली में 120B में ये इन्वॉल्व होते हैं। ये तो 120 में डायरेक्टली नाम नहीं होता, षड्यंत्रकारी होता है ना, उनका नाम डायरेक्टली नहीं आता। लेकिन जब एविडेंस तो आपको लग रहा है देर सवेर गजेंद्र शेखावत की मुश्किल बढ़ेगी? लगता तो सही है। आपको क्या लगता है प्रकाश भंडारी जी, ये मामला सियासी होते हुए और संजीवनी की तरह एक दूसरे को फायदा पहुंचाता हुआ निकल जाएगा या जनता को पैसा मिलेगा और जो आरोपी हैं वो जेल में जाएंगे? सारी कॉर्पोरेट हमारी जितनी बहस है उस पर पूनमचंद जी बहुत वरिष्ठ वकील हैं जी, उन्होंने एक कानूनी पक्ष रखा है। और ये बात कहना कि सब FIR पर, जैसा आप भी लगातार बोल रहे हैं कि कितने FIR में नाम आ सकते, इनका जो कहना है वो ये है कि जरूरी नहीं हो FIR में नाम हो, जब एविडेंस से शुरू होते हैं। सर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जनता ये सवाल पूछ रही है, मुल्जिम बनाया जा सकता है। और मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं कि जनता की कंफ्यूजन दूर हो कि जब मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों के पीछे की वजह क्या है? कई बार हत्याओं के मामले में भी ये हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रकाश भंडारी जी, क्या ये मुद्दा सियासी होता हुआ नेताओं को संजीवनी देता हुआ दिखाई देगा या इसमें किसी को वाकई में जिन पर आरोप लग रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उन पर कोई एक्शन होगा? देखिए, जिनका पैसा डूबा है उनकी पीड़ा तो भी आप जानते हैं जी, और सवाल यह है कि इन सब बातों को पर आंख मूंद ले आम जनता, ये ऐसा दिखता नहीं है। जब मनीष पारिक जी जरा बताइए, फाइनल कमेंट दीजिए। ये दोनों बातें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एक कानूनी बात है और निश्चित तौर पर किसी कंपनी में व्यापार करना अपराध नहीं है। गजेंद्र, ये और जरूरी है कि बिजनेसमैन होने लेकिन चाहिए। आपने सुना नहीं, मेरा निवेदन सुनिए। अगर पूनमचंद जी ने क्या कहा कि भाषण देते रहेंगे, पब्लिक ये पैसे कहां से आए चुनाव लड़ने के, कोई पूछेगा, कोई ये पूछेगा वैभव गहलोत ने चुनाव किस पैसे से लड़ा, तो गजेंद्र सिंह बता सकते हैं मैंने बिजनेस किया है, मेरे पास पैसे। इस चीज को तो प्रोवोक करना चाहिए। लेकिन 100 रुपए का शेयर जो मैक्सिमम खरीदा जा सकता है, अगर उसको 500 रुपए में खरीदा जा रहा है तो कोई तो वजह होगी। मेहनत की रोटी कमा के राजनीति मनीष जी, 100 रुपए शेयर, मेहनत की रोटी कमा के राजनीति। अरे मनीष जी, 500 रुपए नहीं करना मनीष चाहिए पारिक जी, 500 रुपए में शेयर 500 रुपए में खरीदा जा रहा है तो कोई तो वजह होगी। मत करो, बस खाली कुर्ते पजामे पहन के घूमते रहो, होटलों में मालिक बन जाओ, कमाल है जी। आप समझिए किस बात की बात हो रही है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, मैं पैसे कमाता हूं तो मैं, ये मेरा हक है। अरे सर, लेकिन 100 रुपए की चीज को आप 500 में खरीदेंगे क्या? तो उसको आप डिमोरलाइज करो क्योंकि उसने आपके पुत्र को चुनाव हरा दिया। इतने बड़े स्टूडियम की बात करेंगे, अदिति, आप तो लीगल बात करो ना। अदिति फाइनल कमेंट में आपसे, फाइनल कमेंट में चाहूंगा अदिति, जो यहाँ स्टूडियो में हो रहा है वही जमीनी सियासत में नेताओं के आसपास होना है, लेकिन जैसे स्टूडियो में बहस से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता, ऐसे ही जमीन पर सियासत में जब आरोप लगेंगे तो दोषी सिद्ध नहीं होंगे और दोषी सिद्ध होंगे कोर्ट में। तो आपको लग रहा है कोर्ट में दोषी सिद्ध होने तक ये सारी सियासत संजीवनी बटोर लेगी? देखिए, जो बिल्कुल होगी, लेकिन इसके इतर जैसा आप कह रहे हैं कि वो लोग जिनके पैसे खा लिए गए हैं, जिनके पैसे डूब गए हैं, जिनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने पैसे जमा किए थे, इलाज के लिए किए थे, उन लोगों का क्या? तो उठती बात यह है कि एक तो प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री और दूसरे हैं केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री। आइडियली ऐसी स्थिति में दोनों राजस्थान से आते हैं, तो दोनों को राजस्थान की जनता की अगर कोई मसला है तो उसे मिलकर सॉल्व करना चाहिए।
और दूसरी बड़ी बात है, जब गजेंद्र सिंह शेखावत साफ साफ कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे में ये बात मानी जा रही है दूसरे पक्ष की तरफ से कि अगर इन्वॉल्व नहीं है तो आए, बात करें, सफाई दें, सरेंडर होके बात करें, तमाम चीजें हो। पर बात यह है कि क्या कभी पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर उस स्टेट की या किसी भी जनता की, किसी भी राज्य के जनता की, देश की जनता की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर लड़ाई होगी, सियासत होगी, कोर्ट कचहरी होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर आखिरकार वो जनता जिनके पैसे डूबे हैं, क्या वो जीत पाएंगी? इस पे बड़ा सवाल निशान है। 2023 तक ये मसला चलता रहेगा, कभी कोई किसी को बचाएगा तो कभी किसी पे कोई आरोप लगाएगा। आज अशोक गहलोत ने भी कहा कि वो केंद्रीय मंत्री होने का हक नहीं रखते, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आए और इस मसले को सॉल्व करें। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत अपने पक्ष में ये बात कहते हैं कि मानहानि का दावा मुझे बार बार घसीटा जा रहा है। पर सवाल ये है कि दोनों मिलते और दोनों संजीवनी के इस मसले को, क्योंकि राजस्थान की जनता से जुड़ा मुद्दा है और एक मुख्यमंत्री के दावेदार है तो एक मुख्यमंत्री है, दोनों को मिलकर उनके पैसे उन तक कैसे पहुंचे उसको सॉल्व करना चाहिए, पर इसमें सियासत होती रहेगी। अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूनम चंद भंडारी जी आपका भी शुक्रिया, प्रकाश भंडारी जी आपका भी शुक्रिया, मनीष पारिक जी आपका भी शुक्रिया और प्रदीप चतुर्वेदी जी आपका भी शुक्रिया। संजीवनी, हम जिक्र संजीवनी का कर रहे थे, संजीवनी और रामायण काल। तो संजीवनी लेकर कौन आए थे? संकट मोचक। अब यहां दोनों ही संकट मोचक की भूमिका में हो सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी और गजेंद्र शेखावत भी। दोनों को आना चाहिए और जो जनता पर संकट है, जिनके 900 करोड़ डूबे हैं, उनके लिए संकट मोचक की भूमिका में आए और जहां से भी हो सकता है, अगर दोषी नहीं तो रिकवरी कराएं और जनता को बताएं कि देखिए इसका नाम संजीवनी था और हम संकट मोचक हैं, आपको संजीवनी देते हैं। नमस्कार। कल तो कह रहे थे मैं मुलजिम हुई नहीं, तो क्यों क्या जरूरत पड़ी वो हाईकोर्ट गए। आप तो मुलजिम हुई हो, आपके परिवार के अंदर सदस्य मुलजिम है, तो अपने बेच के उनको पैसा चुकवाए।